सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं हूं कालराज और साथियों, आज की जो स्टोरी है वो आपको सुनाने जा रही है डायनिका जी। तो डायनिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज आपके लिए एक वास्तविक घटना लेकर के आई है। दरअसल डायनिका देश भर में हमेशा भ्रमण पर ही रहती है, तो उनके पास कई ऐसी वास्तविक घटनाएं आती रहती है और वह खुद उन जगहों पर जाकर इन चीजों का पता भी लगाती है। तो चलिए आज की स्टोरी डायनिका के मुंह से सुनते हैं। तो साथियों, मैं हूं डायनिका और सबसे पहले धन्यवाद करूंगी कालराज जी का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का। और आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वह हरियाणा के एक गांव की है। हालांकि ये घटना आज के समय की नहीं, बल्कि आज से 20 से 25 वर्ष पहले की है, जब गांव में शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं थी। और हरियाणा की जिस गांव की मैं बात कर रही हूं, वहां पर सामाजिक कुरीतियां काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थीं। भले ही सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन ये अब भी कई जगह सरकार की नज़रों से बचकर हो रहा है। इस कहानी में भी यही हुआ, लेकिन उसका परिणाम इतना भयंकर था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये स्टोरी मुझे सुनने को मिली थी जब मैं दिल्ली गुरुग्राम में घूमने के लिए गई हुई थी, और वहीं से मेरा जाना हुआ हरियाणा। अब मुझे उस गांव का नाम तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक स्टोरी आज से 3 या 4 साल पहले सुनी थी, और वहाँ के लोकल लोगों ने ही मेरे को इस पूरी घटना के बारे में बताया था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कहानी में कितनी सच्चाई है, बट ये है कि शायद कुछ तो उस गांव में काफ़ी भयानक हुआ था कि आज भी लोग उस घटना को याद करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। स्टोरी को मैंने आपके लिए अच्छे से नैरेट करने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? जी हाँ, उस लाल से बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखो, मुझे भी ना काफ़ी इरिटेट करने वाला लगता है कि मैं आपको स्टोरीज तो सुना रही हूँ, लेकिन एक भी सब्सक्राइबर अभी तक जुड़ा नहीं है। चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम भी उसी उम्मीद पर रहते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उस गांव की ही एक गर्भवती महिला अंबिका को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वो काफ़ी परेशान लग रही थी। उसकी सास उसके पास आई और बोली, चल जल्दी, आज पता तो चले कि आखिर तेरी कोख में क्या है। ये सुनकर अंबिका घबराते हुए बोली, अगर लड़की हुई तो? ये सुनकर उसकी सास घूरते हुए बोली, देख ले अंबिका, हमारे घर की परंपरा रही है कि पहले लड़का ही हो, इसलिए तुझे भी पता है कि क्या होगा। और लड़की को पालेगा कौन? उसकी शादी ब्याह पालने पोसने में पता है कितना दहेज देना पड़ेगा। अब हर कोई हमारी तरह नेक नहीं होता जो दहेज में 10-15 हज़ार और थोड़ा बहुत सामान लेकर शादी करवा दे। अंबिका बोली, लेकिन आप लोग एक बार पहले ही मेरी छोरी को मार चुके हो, अब तो बख्श देना कम से कम। आपकी भी तो एक बेटी है, जब आप उसे पाल सकते हो तो मेरी छोरी को क्यों नहीं? उसकी सास गुस्से में बोली, देख ले छोरी, यहाँ रहना है तो यहाँ के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो अपने माँ बाप के घर जा। अब इसके आगे अंबिका कुछ ना बोल सकी, क्योंकि वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। थोड़ी ही देर में अंबिका अपनी सास और पति के साथ वहाँ की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में आकर अंबिका की जांच करवाते हैं, ये जानने के लिए कि अंबिका के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अंबिका भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि बस लड़की ना हो, लेकिन जिसका अंबिका को डर था वही हुआ। अंबिका के पेट में लड़की थी। ये सुनकर उसके पति और सास का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, लेकिन उन्होंने वहां कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझा। खैर, डॉक्टर को कुछ पैसे देकर उन लोगों ने बच्चा खत्म करने वाली दवा ली और फिर घर ले जाकर अंबिका को वो दवा खिला दी। अंबिका खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन वो दवा खानी पड़ी। और फिर दवा खाने के बाद अंबिका आंखों में आंसू लिए घर के काम काज करने लगी। लेकिन इस दौरान पीछे से उसकी सास और पति उसे लगातार ताने दिए जा रहे थे। अंबिका को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन भारतीय परिवेश में पली अंबिका को बचपन से ही यही सिखाया गया कि अपनी सास और पति के आगे कुछ मत बोलना, वो जो कहें चुपचाप सुन लेना। इससे घर की शांति बनी रहती है, इसीलिए अंबिका चुप रह जाती। अंबिका को गर्भ गिरने की वजह से पेट में बहुत दर्द हो रहा था,
ये बात उसने अपनी सास से कही, लेकिन उसने अंबिका की कोई मदद नहीं की। उल्टा उसे बोल दिया कि वो काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है। अंबिका मजबूरन दर्द सहते हुए सारे काम कर रही थी, लेकिन आखिर इंसान का शरीर भी कब तक ही साथ देता। ज्यादा दर्द और ब्लीडिंग के कारण अंबिका बेहोश हो गई। अंबिका को ऐसे देखकर उसकी सास और पति उसे आनन फानन में गांव के ही एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि अंबिका को ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से ज्यादा ही कमजोरी हो गई है और उसने अंबिका को ताकत के लिए एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। इसी के साथ ही डॉक्टर ने उन सबको कहा कि अंबिका का शरीर अभी दोबारा गर्भ धारण कर पाने की हालत में नहीं था। उसके घर वाले उस समय तो कुछ ना बोले, लेकिन घर आते ही उसे न सिर्फ घर वालों ने उल्टा सीधा कहा, बल्कि उसके पति ने उसे पीटा भी। अंबिका बस अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कुछ ना कर सकी। उसी दिन उसकी सास अंबिका के पति से बोली, देख बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। ये लड़की छोरा पैदा नहीं कर सकती, बस पूरी जिंदगी हमारा परिवार एक वारिस के लिए तरस जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अंबिका को कहा, अगर अगला बच्चा छोरा नहीं हुआ तो तू हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर जाएगी। अंबिका सिर झुकाए बस खड़ी रही। कुछ महीने बाद अंबिका ने दोबारा गर्भ धारण किया। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि अंबिका का शरीर इस लायक नहीं है, लेकिन उसके ससुराल वाले माने नहीं और फिर 3-4 महीने बाद अंबिका को दोबारा चेकअप के लिए ले जाया गया। यहाँ अंबिका को जिस बात का डर था वही हुआ। अंबिका के पेट में इस बार भी लड़की ही थी। ये सुनकर उसके ससुराल वालों ने डॉक्टर ने दवा मांगी, लेकिन डॉक्टर ने देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे अंबिका की जान को खतरा था। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि अंबिका को घर ले जाए और उसका अच्छे से ख्याल रखे, तभी वो बच पाएगी और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। अंबिका के ससुराल वाले उसे लेकर घर की ओर निकल पड़े। इस दौरान अंबिका काफी खुश थी कि चलो इस बार वो अपनी बेटी को जन्म दे पाएगी, लेकिन अब यहाँ जो होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो लोग अंबिका को घर ले आए और अब उन लोगों के दिमाग में अंबिका को पीट पीट कर ही उसके बच्चे की हत्या करने के बारे में विचार आने लगे थे। यहाँ उन लोगों को अंबिका की जान से भी कोई मतलब नहीं था। वो तो बस इस अनचाही बच्ची से छुटकारा पाना चाहते थे। खैर, घर आकर वो सारे लोग घर के आंगन में आकर बैठे ही थे कि उसके पति और सास ने अंबिका को मिलकर पीटना शुरू किया। उसके पेट पर जोर जोर से लातें मारी गई। अंबिका के चीखने की आवाज़ उस घर से बाहर तक आ रही थी, लेकिन आस पड़ोस में से कोई भी उसे बचाने नहीं गया, ये सोचकर कि ये उनके घर का मामला है। थोड़ी देर बाद अंबिका उन लोगों से बचते हुए घर से बाहर की तरफ भागी। वहां आसपास मौजूद सारे लोग ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। कुछ ही देर में अंबिका को उसकी सास और पति ने पकड़ लिया और फिर वहीं पर मारना शुरू किया। इस दौरान एक आदमी बीच बचाव करने आगे आया, लेकिन एक महिला ने उसे ये कहकर रोक दिया कि ये उनके घर का मामला है, तुम बीच में मत ही पड़ो। ये सुनकर वो शख्स वहीं रुक गया। मार खाते खाते अंबिका की साड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसका आंचल भी जमीन पर लटक रहा था और नाक मुंह से खून आ रहा था, वो अलग। इतनी मार पड़ने से अंबिका बेहोश हो गई। ये देखकर उन लोगों ने उसे पीटना बंद किया और फिर उसका पति जगदीश उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर गया। इस दौरान वहां फर्श पर खून के काफी निशान थे, जिससे साफ था कि अंबिका का गर्भ गिर चुका था। अंबिका की हालत काफी खराब थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो बस अपना खाना खा पी रहे थे, लेकिन इस दौरान भी अंबिका को गालियां पड़ रही थीं कि वो ऐसे बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। खैर, खाना खाकर अंबिका का पति अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गांव की चौपाल पर चला गया। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का काम करके आया है। अंबिका का पति काफी देर तक वहां कुछ लोगों के साथ शराब पीता रहा। वो और उसके साथी नशे में पूरी तरह से धुत हो चुके थे कि तभी जगदीश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जब पीछे देखा तो पाया कि चेहरे पर सपाट भाव लिए अंबिका वहां खड़ी थी। इस दौरान उसके सिर पर घूंघट नहीं था और कपड़े भी एकदम अस्त व्यस्त थे। अंबिका को वहां ऐसे देखकर जगदीश को बहुत गुस्सा आया और वो बोला,
तू यहाँ पर ऐसे क्या कर रही, चल घर जा यहाँ से। लेकिन अंबिका कुछ न बोली। वो बस चेहरे पर सपाट भाव लिए अपने पति को ही घूरे जा रही थी। उसके साथ बैठे उसके सारे साथी भी हैरानी से ये सब देख रहे थे। जब अंबिका ने एक बार सुनने पर भी कुछ नहीं कहा, तब जगदीश का गुस्से का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में लड़खड़ाते हुए अंबिका की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही अंबिका के पास पहुंचकर उसने उस पर हाथ उठाना चाहा, अंबिका ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। जगदीश अंबिका की पकड़ से खुद को छुड़वाने का भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन पता नहीं आज अंबिका में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने जगदीश की कलाई इतनी मजबूती से पकड़ ली। अब इससे पहले कि जगदीश कुछ करता, अंबिका ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ देर के लिए तो जगदीश को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ शराब पी रहे उसके तीनों साथी अपनी जगह से उठे और अंबिका को समझाने लगे कि वो उसका पति है और पति पर ऐसे हाथ नहीं उठाते। ये सुनकर अंबिका ने उसमें सबसे आगे खड़े शख्स को सपाट भाव से घूरा और फिर उसे भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ पड़ते ही वो शख्स दूर जा गिरा। वहीं उसके साथ मौजूद उसके साथी गुस्से में आगे बढ़ने लगे। इस दौरान उनमें से एक बोला, औरत होकर मर्द पर हाथ उठाती है, आज बताता हूं तुझे। बोलकर वो भी अंबिका पर हाथ उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंबिका ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो भी दूर जा गिरा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उन चारों का ही सारा नशा उतर गया और फिर जगदीश के तीनों साथी वहां से भाग खड़े हुए। वो तीनों दौड़कर अपने घर आ गए। घर वालों ने उन्हें ऐसे देखकर पूछा कि वो ऐसे इतने घबराए हुए क्यों हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो सबको ये बताएं कि वो एक लड़की के हाथ से पिट कर आ गए हैं। वो लोग अपने कमरे में आकर चुपचाप सो गए और फिर उनकी नींद सुबह तब खुली जब आसपास हल्ला मचने लगा। जगदीश का एक साथी उठकर बाहर आया तो पता चला कि गांव के बीचों बीच ही मौजूद चौपाल पर जगदीश की कई टुकड़ों में लाश पड़ी हुई है। ये सुनकर उसके सारे साथी उस जगह पर आ गए जहां जगदीश का क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था। उसके शव को देखकर वो सारे एकदम हैरान रह गए थे, क्योंकि जगदीश के हाथ, पैर, गर्दन सब अलग अलग पड़े हुए थे। उस शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें किसी ने बहुत ताकत के साथ उखाड़ा हो। ये देखकर सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। वहीं जगदीश के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन यहाँ पर अंबिका नहीं थी। ये देखकर जगदीश के साथी, जो रात को उसके साथ बैठकर शराब पी रहे थे, बोले, हमें पता है कि ये सब किसने किया। जगदीश की माँ बोली, किसने किया? बता मुझे किसने किया, मैं उसे जान से मार डालूंगी। वो बोला, ये सब आपकी बहू अंबिका ने किया है, कल रात को वो ही यहाँ आई थी। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अंबिका जैसी नाजुक लड़की में इतना सामर्थ्य कहाँ से हो सकता था कि वो जगदीश के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर पाए। लेकिन चूंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए सारे लोग जगदीश के घर की ओर बढ़ गए अंबिका से पूछताछ करने के लिए। घर आकर सबने अंबिका को आवाज दी, लेकिन अंबिका की कोई आवाज नहीं आई। सबने घर में देखा, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद जगदीश की माँ ने अंबिका के कमरे में जाकर देखा तो पाया कि अंबिका जमीन पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। ये देखकर जगदीश की माँ ने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाया और कहा, ये देखो, ये यहाँ है। डायन कहीं कि इसने मेरे बेटे को मार डाला और अब यहाँ ऐसे नाटक कर रही है। ये सुनकर सारे लोग वहाँ आए और वहाँ आकर उन्होंने अंबिका को उठाने की कोशिश की। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने अंबिका को उठाने की कोशिश की तो पाया कि अंबिका का शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था और इसी के साथ ही उसके शरीर में किसी तरह की कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। उस औरत ने जब अंबिका की नब्ज टटोली तो पाया कि अंबिका मर चुकी थी। उसने जब ये सारी बात सबको बताई तो सारे हैरान रह गए कि सबको तो यही लग रहा था कि जगदीश को अंबिका ने मारा है, लेकिन फिर अंबिका को किसने मारा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अंबिका के शरीर पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। इसी के साथ ही फर्श पर काफ़ी सारा खून भी बिखरा पड़ा था और कल ही अंबिका को बाहर बुरी तरह मारा गया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। ये देखकर सबको माजरा समझते देर न लगी कि आखिर अंबिका के साथ क्या हुआ होगा। तभी उनमें से एक आदमी बोला,
तुम लोग इसे पीटे थे ना, ये देखो मर गई ये। अंबिका की सास बोली, अब थोड़ी बहुत मारा मारी तो हर घर में होती है ना। उनमें से एक आदमी बोला, थोड़ी बहुत मारा मारी के चक्कर में तुम्हारी बहू मर चुकी है। लगता नहीं कि इसने जगदीश को मारा है, इन तीनों को वहम ही हुआ होगा। ये सुनकर जगदीश का साथी बोला, नहीं ताऊ, वो यही थी और अब तक हम आपको शर्म के मारे बता नहीं रहे थे, लेकिन ये कल रात को बहुत अजीब हरकतें कर रही थीं। मतलब इसने हमें एक एक थप्पड़ ऐसा मारा कि हम दूर जा गिरे। इतना दम तो हमने किसी आदमी में भी आज तक नहीं देखा होगा। ये सुनकर सब लोग थोड़े घबरा गए। फिर उनमें से वो औरत जिसने अंबिका की नब्ज टटोली थी बोली, ये लड़की को मरे हुए भी काफ़ी समय हो गया है और जिस हिसाब से यहाँ खून सूखा पड़ा है, इसकी मौत कल रात को ही हो गई होगी। हो सकता है कि इसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए ही ये सब किया हो। सब लोगों को ये बात सही लगी और फिर सबने मिलकर अंबिका और जगदीश का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब इन दोनों के अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। ये बात आई गई वाली हो गई थी और लोग वापस अपनी नई नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जो हुआ वो काफ़ी भयानक था। जगदीश को गुजरे अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे कि तभी एक रात जब जगदीश की माँ सो रही थी, तब किसी ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से जगदीश की माँ उठ बैठी और हैरानी से आसपास देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब इससे पहले कि वह कुछ करती, किसी ने उनके पेट पर एक ज़ोरदार लात मारी। वह अपना पेट पकड़कर दर्द से करहाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान किसी ने उनके बाल पकड़े और फिर उन्हें घसीटते हुए घर के आंगन में लेकर आई। इन सब के दौरान जगदीश की माँ के मुंह में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। आंगन में आने के बाद जगदीश की माँ ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने लात मारकर उसे दोबारा गिरा दिया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वहां हवा में अंबिका प्रकट हुई। अंबिका का पूरा शरीर किसी जुगनू की तरह चमक रहा था। उस चमक में अंबिका का सफ़ेद शरीर और सफ़ेद आंखें काफ़ी भयानक लग रही थीं। उसके शरीर पर जो लाल साड़ी थी वो एकदम अस्त व्यस्त थी और उसका आंचल ज़मीन पर पड़ा था। अंबिका को ऐसे देखकर उसकी सास काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन चीख ही नहीं पा रही थी। इसी दौरान अंबिका बोली, तूने मुझे मार डाला, मेरे 3 अजन्मे बच्चों को भी मार डाला। कानून तो इसके लिए तुझे सज़ा देने से रहा, लेकिन मैं तुझे सज़ा ए मौत दूंगी। मैं तुझे ठीक वैसे ही मारूंगी जैसे मेरे अजन्मे बच्चे मरे थे, टुकड़ों टुकड़ों में। ये सुनकर अंबिका की सास काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। अब इससे पहले कि वो कुछ करने की कोशिश भी करती, उसके एक बाजू में खिंचावट महसूस होने लगी। वो खिंचावट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि उसकी पूरी बाँह ही उखड़ गई। इस दौरान उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो चीख ही नहीं पा रही थी। इसके बाद उसके दूसरे हाथ में भी वैसा ही खिंचाव होने लगा और फिर कुछ ही देर में वह बाँह भी उखड़ गई। अब अंबिका की सास के दोनों हाथ ज़मीन पर पड़े थे। अब इससे पहले कि वो कुछ करती, उनके एक पैर में भी वैसा ही खिंचाव आने लगा और कुछ ही देर में वह भी उखड़ गया। उसके बाद दूसरे पैर में भी ऐसा ही खिंचाव होने के बाद वो भी उखड़ गया और अंत में उनका सर भी ऐसे ही शरीर से उखड़कर अलग हो गया। कुछ देर तक यूं ही तड़पने के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया और ऐसा होते ही अंबिका वहां से गायब हो गई। सुबह जब अंबिका के ससुर ने ये सब देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि घर का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। तो ऐसे में कोई बाहर से आकर उनकी पत्नी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, और उन्होंने कोई आवाज़ तक नहीं की। क्यों? अब गांव वालों में खुसूर फुसूर होने लगी थी कि हो ना हो अंबिका की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आई होगी। अंबिका के ससुर को भी इस बात पर भरोसा होने लगा था और अभी उनकी एक बेटी और बेटा थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में एक तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र कर उनका घर बांध दिया और सबके लिए एक एक ताबीज़ भी बना दिया। और इन सब के बाद वो लोग एकदम आराम से रह रहे थे। सब लोगों को यही लग रहा था कि अंबिका यहाँ पर सिर्फ अपने ससुराल वालों से बदला लेने आई थी, लेकिन असल में तो उसे सिर्फ अपने ससुराल वालों से ही नहीं, बल्कि उसे गांव के कुछ लोगों से बदला लेना था। वह लोग कौन थे, यह आपको आगे पता चलेगा। उसी गांव में रत्ना नाम की एक 18-19 साल की एक लड़की थी,
जो कुछ महीने पहले ही इस गांव में ब्याह कर आई थी। वो मां बनने वाली थी और शायद कोई था जिसकी नजर रत्ना के ऊपर लगातार बनी हुई थी। रत्ना को बच्चे की जांच के लिए ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि रत्ना के पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है। तब घरवालों ने डॉक्टर से दवा ले ली। घर जाकर उन्होंने रत्ना को दवा खाकर बच्चा मारने को कहा, लेकिन रत्ना ने फौरन इसके लिए मना कर दिया। इस पर उसकी सास बोली, अरे तू क्या नई है जो ऐसा कर रही है, मैंने भी तो किया था। ये सुनकर रत्ना गुस्से में बोली, आप होंगी डायन जो अपने हाथ से अपने बच्चों को मार सकती हैं, लेकिन मैं इंसान हूं और मैं अपने बच्चे को नहीं मारने वाली। और हाँ, अगर मेरे साथ कुछ भी घटिया हरकत की या मुझे मायके भेजने की कोशिश की तो तुम सभी को जेल में चक्की पिसवा दूंगी, फिर रहना सभी वहीं पर। ये सुनकर उन सबको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने रत्ना को ज्यादा नहीं छेड़ा क्योंकि इसका अंजाम उन्हें पता था। इसलिए उसकी सास बोली, ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें इसे ये दवा चुपके से खाने में मिलाकर देनी पड़ेगी। रत्ना का पति बोला, लेकिन ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि वो इतनी आसानी से हमारा दिया थोड़े ही खाएगी। उसकी माँ बोली, हमारा दिया नहीं खाएगी, लेकिन अपने घर वालों का दिया तो खाएगी ना। ये बोलकर रत्ना की सास बाहर गई और दुकान पर जाकर रत्ना के मायके में फोन करने लगी। उस समय हर किसी के पास फोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ दुकान वाले टेलीफोन रखा करते थे। गांव के लोग उस टेलीफोन का इस्तेमाल पैसे देकर कर सकते थे। खैर, रत्ना की सास ने उसकी माँ को फोन लगाया और कहा, तुम अभी के अभी अपनी लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, ये हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रही। ये सुनकर रत्ना की माँ काफी घबरा गई और उसने पूछा, आखिर क्या बात है? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो हमें बताइए, मैं बात करती हूँ रत्ना से। रत्ना की सास ने उसे सारी बात बताई और कहा, अब अगर अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हो तो यहाँ आकर उसके खाने में उसे ये दवा मिलाकर खिला दो, नहीं तो हमारे ऊपर केस ही करना है तो करो, लेकिन फिर अपनी लड़की और उसके बच्चे को तुम ही पालना और हमारा क्या है, आज नहीं तो कल छूट ही जाएंगे। फिर मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, लेकिन तेरी लड़की को कौन एक बच्चे के साथ ब्याहेगा? ये सुनकर रत्ना की माँ बोली, नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी का घर उजड़ने नहीं दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं कल ही आकर उसे वो दवा दे दूंगी। ये सुनकर वे सारे काफी खुश हुए, लेकिन उन्होंने ये बात रत्ना को नहीं बताई। उसी रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे, तभी एक रहस्यमयी साया रत्ना और उसके पति के कमरे में आया। इस दौरान वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। किसी ने रत्ना के पति पवन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ पड़ने से वो उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। उसने पाया कि वहां सिवाय उन दोनों के और कोई नहीं था और रत्ना तो गहरी नींद में सो रही थी। इसलिए उसने सोचा कि हो ना हो उसे वहम हुआ होगा, और ये सोचकर वो दोबारा लेट गया। उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी उसके पेट पर किसी ने एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उठ बैठा। उसने हैरानी से आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, और रत्ना ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो सो रही थी। तो फिर किसने उसे मारा? पवन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे दोबारा किसी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने डर के मारे अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए और फिर हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने पाया कि वहां कोई नहीं था। इतनी देर में उसे दोबारा किसी ने पेट पर एक जोरदार लात मारी। पवन काफी ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए वह गिरते पड़ते अपने कमरे से बाहर की ओर भागा, क्योंकि उसे उस समय रत्ना की कोई चिंता नहीं थी। कमरे से बाहर आकर वो अपने घर के आंगन में बीचों बीच आ गया। ठीक इसी दौरान वह अपनी जगह पर एकदम जड़ हो गया। उसने अपने शरीर को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा था। ठीक इसी दौरान उसके कानों में एक रूह कंपा देने वाली आवाज आई, बहुत शौक है ना अजन्मी बच्चियों की हत्या करने का, अब मैं भी तुम्हें वैसी ही मौत दूंगी जैसी कि तुम अपनी अजन्मी बच्ची को देना चाहते थे। यह सुनकर पवन काफी ज्यादा घबरा गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था। ठीक इसी दौरान कोई उसके हाथों को उसके शरीर से विपरीत दिशा में जोर से खींचने लगा। इससे पवन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी।
वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंसकर रह गई थी। कुछ ही देर में इस खिंचाव के कारण पवन का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। अब पवन लहूलुहान सा जमीन पर पड़ा था। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। ठीक इसी दौरान उसे दोबारा वही आवाज़ आई, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? सोचो तुम्हारे बच्चे को भी इतना ही दर्द होगा, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए राज़ी हो गए क्योंकि वो एक लड़की होगी। अब भुगतो फिर। कहते हुए पवन का दूसरा हाथ भी अपने आप ही उसके शरीर से अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगा। कुछ ही देर में उसका वो हाथ भी शरीर से अलग हो गया और अब अगले ही पल पवन के एक पैर पर भी ठीक वैसा ही खिंचाव होने लगा और फिर कुछ ही समय में उसकी वो टांग भी उसके शरीर से अलग हो गई। ठीक इसी तरह से उसकी दूसरी टांग को भी किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर से उखाड़ कर अलग कर दिया। अब पवन का बिना हाथ पांव का शरीर उस आंगन के बीचों बीच पड़ा था। उसके शरीर में से खून रिस रिस कर आंगन की मिट्टी को लाल कर रहा था। पवन को अब पता चल चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि ठीक इसी दौरान वहां उसके सामने ही एक औरत की आकृति उभरने लगी। वो औरत रात के समय में किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। उस चमक में उस महिला का सफ़ेद शरीर और भयानक सफ़ेद आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उस महिला ने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। उसकी साड़ी का आंचल नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। आंखों में शून्य भाव लिए वो महिला पवन से बोली, मैं तेरे सामने इसलिए आई ताकि मरने से पहले तुझे पता चले कि तुझे किसने मारा। ये बोलकर उस भयानक महिला ने पवन का सिर जोर से खींचकर उसके धड़ से अलग कर दिया। ऐसा होते ही पवन का झटपटाता हुआ शरीर कुछ ही देर में शांत हो गया और फिर अगले ही पल वह महिला वहां से गायब हो गई। सुबह उठते ही पवन की माँ घर के आंगन में आई और वहां का मंजर देखकर उसकी तेज चीख निकल पड़ी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग वहां आए और वहां का दृश्य देखकर उन सभी की सांस मानो वहीं थम सी गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था और अगर कोई अंदर आया भी तो पवन ने कोई शोर क्यों नहीं मचाया। पवन की माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पवन की माँ इन सब का जिम्मेदार भी रत्ना को ठहराने लगी, क्योंकि पवन जब रत्ना के पास सोया था तो जब उसके साथ ये सब हो रहा था तो उसने सुना कैसे नहीं। लेकिन रत्ना इस हालत में नहीं थी कि वो इन सब का जवाब दे पाए। वहीं अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि पवन की मौत भी जगदीश और उसकी माँ की मौत की तरह ही हुई है और इन तीनों ने ही इतनी बेरहमी से मारे जाने के कारण अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली। आखिर ये कैसे संभव था? वहीं दूसरी तरफ पवन के शव को देखकर उस दिन जगदीश के साथ बैठकर शराब पी रहा उसका साथी बोला, अरे ये सब हो ना हो अंबिका की आत्मा का किया धरा है। उसने पहले अपने पति और सास को मार डाला और अब एक एक करके हम सभी को मार डालेगी, इसलिए मेरी मानो तो किसी तांत्रिक से इस बारे में बात कर लो। ये सुनकर पवन की माँ काफ़ी घबरा गई। वहीं गांव के सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। पवन की माँ तो चाहती थी कि वो इस बारे में पुलिस कंप्लेन करे, लेकिन फिर सबने उन्हें समझाया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है और पुलिस के पास जाने का मतलब है मुसीबत मोल लेना, क्योंकि पुलिस कैसे परेशान करती है इसके बारे में उन्हें अंदाज़ा था। पुलिस वाले इसके लिए घर वालों पर ही उंगली उठाते कि जब दरवाजे लगे हुए थे तो कोई बाहर वाला घर में कैसे आ सकता है। इसलिए हो ना हो ये सारा काम घर के लोगों का है, इसलिए गांव वालों ने इस बारे में ज़्यादा किसी को न बताकर जल्दी से पवन का अंतिम संस्कार करवा दिया। शाम तक रत्ना की माँ वहाँ आई और पवन की माँ ने गुस्से में कह दिया कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए। अगर वो यहाँ रही तो वो रत्ना को मार डालेगी। ये सुनकर उसकी माँ रत्ना को वहाँ से ले गई। रत्ना जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी सास को यूं गुस्से में देखकर वो वहाँ से चली गई, ये सोचकर कि बाद में वापस आ जाएगी। इन्हीं सब के दौरान कुछ दिन बीते और फिर एक दिन जगदीश की बहन पवन की माँ के घर आई और औपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने अपने दिल की बात पूछी। तुम्हारी बहू रत्ना भी तो माँ बनने वाली थी ना, तो उसे क्या होने वाला है? देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है
कि तुम पवन की मौत से एक दिन पहले ही अपनी बहू को अस्पताल लेकर गई थी और वहां तुमने उसका चेकअप तो करवाया ही होगा। पवन की मां ने धीमी आवाज में कहा। उसे लड़की होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने उसे दवा खाने को कहा, लेकिन वो कलमू ही हमें पुलिस की धमकी देने लगी, इसलिए उसकी मां को डराकर उसे दवा खिलाने यहाँ बुलाया था। लेकिन इससे पहले ही मेरे बेटे को किसी ने बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर जगदीश की बहन बोली, अंबिका भाभी को भी लड़की होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बच्चा मारने की दवा नहीं दी, इसलिए मेरी माँ और भाई ने उसे पीट पीट कर बच्चे को मारने की सोची। उन्हीं सब में भाभी भी मर गई। ये सुनकर पवन की माँ बोली, तो तुम कहना चाहती हो कि मेरे बेटे को भी तुम्हारी भाभी ने मारा है? अरे तुम्हारी भाभी की दुश्मनी तुमसे थी, तो ऐसे में उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? जगदीश की बहन बोली, यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुमने तुम्हारी बहू को बुलाकर अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो। मैं बस आपको इत्तेला करने आई थी, आगे आपकी मर्जी। बोलकर वो तो वहां से चली गई, लेकिन पवन की मां काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए उसने रत्ना को दोबारा घर पर बुला लिया और अब वो उसका और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगी। लोग इस बात को शायद भूल भी जाते, लेकिन इसी बीच ऐसी ही एक घटना दोबारा हुई। असल में गांव में ही एक परिवार रहता था। इस घटना के 3-4 महीने बाद उस घर में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की के जन्म लेने पर घर में मातम पसर गया। सब ये सोचने लगे कि आखिर लड़की को कैसे पालेंगे, उसके दहेज का जुगाड़ कैसे करेंगे। इन्हीं सब के कारण उन लोगों ने मिलकर उस दुधमुही बच्ची को मारने की सोची। उन लोगों ने बच्चे को जहर देकर मारने की सोची, लेकिन ठीक तभी जो हुआ वो काफी भयानक था। बच्ची का दादा बच्ची को जहर चटाने जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसे उठाकर दीवार से जोर से दे मारा। ये सब देखकर घर के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है कि तभी कोई अदृश्य ताकत बच्ची के दादा को घसीटते हुए घर से बाहर की ओर ले आया। वो अदृश्य ताकत जो कोई भी थी, उसने बच्ची के दादा को घसीट कर लाकर गांव की चौपाल के बीचों बीच लाकर पटक दिया। इस दौरान आसपास काफी चीख पुकार मच गई थी। सब लोग अपनी आंखों से ये भयानक नज़ारा देख रहे थे और किसी की भी इसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर कोई इंसान होता तब तो बोलते, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। बच्ची का दादा वहां आकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतने में ही उसके घर वाले भी वहां आ गए। ये सब देखकर उसका बेटा, जो कि उस बच्ची का पिता भी था, दौड़कर उसके पास आने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो हवा में उड़ते हुए पीछे खड़े गांव के लोगों के ऊपर जा गिरा और अब किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे कोई तो बचाओ इन्हें। लेकिन ये सब देखकर कौन ही अपनी मौत को दावत देना चाहेगा। लेकिन फिर भी उनमें से एक युवा आगे आया और वह उस शख्स को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान उस अदृश्य ताकत ने उस शख्स को भी एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर वह भी दूर जा गया। यह सब देखकर सभी लोगों की घिघी बंध गई और वे सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ करता, वहां हवा में लाल साड़ी वाली एक महिला की आकृति उभरने लगी। उस महिला की अस्त व्यस्त साड़ी का आंचल जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से सफ़ेद चमकदार रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण उसकी सफ़ेद त्वचा और भयानक सफ़ेद आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उस महिला को देखकर गांव के लोगों को पहचानने में देर न लगी कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि अंबिका थी। अंबिका गुस्से में उन सभी को घूरते हुए बोली, मेरे ससुराल वालों ने पहले मेरे बच्चों को मारा और फिर मुझे और तुम में से कोई भी रोकने के लिए आगे नहीं आया, और अब तुम लोग और बच्चियों को मारना चाहते हो। अरे जब पालना ही नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? मुझे लगा था कि अगर मैंने पवन को ऐसे मार दिया तो तुम सारे इससे सबक लेकर ये बंद कर दोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं हर घर में ऐसे ही मौत का तांडव करूंगी और शुरुआत इस बुढ़े से करूंगी और इसे मैं तुम सबके सामने मारूंगी। देखती हूं कि मुझे रोककर कौन अपनी मौत को दावत देता है। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं उस शख्स की पत्नी अंबिका के पैरों पर गिरते हुए बोली,
हमें माफ कर दो बेटी, हम अपनी पोती को नहीं मारेंगे। हम डर गए थे कि इसकी शादी करवानी पड़ेगी, इसलिए इसे मारने का सोचा, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आखिरी मौका दे दो। ये सुनकर अंबिका ने एक जोरदार लात उस महिला को मारी और गुस्से में कहा, तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन अगर दोबारा से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा वो देख लो। ऐसा बोलते ही अंबिका ने उस शख्स की गर्दन को एक झटके से पीछे की ओर घुमा दी और अब उसके सिर का चेहरे वाला हिस्सा पीठ की तरफ था। अंबिका के ऐसा करते ही वह महिला जोर से चीखी। ये देखकर अंबिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर अगले ही पल वो सबसे भयानक आवाज में बोली, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये बोलकर अंबिका वहां से गायब हो गई, लेकिन अब भी किसी की भी उस शख्स के शव के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसके पास आए, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। उनके गर्दन की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। अब चूंकि वो रात का समय था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया, लेकिन सुबह होते ही उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब गांव वालों को अंबिका के कहे आखिरी शब्द याद आ रहे थे। उसने धमकी दी थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गांव वालों को काफी डर लग रहा था और इसमें पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए सबने अपने घर पर ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सबसे अंबिका को रोक पाना लगभग नामुमकिन ही था, इसलिए उसकी अगली रात ही अंबिका एक घर में आई। घर के सारे लोग उस समय चैन से सो रहे थे कि तभी उस घर में मौजूद लगभग 50-55 साल की महिला को अंबिका ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर जगाया। ये वही महिला थी जिसने उस दिन अंबिका को बचाने से रोका था। वो महिला जागी और अपने सामने अंबिका के इतने भयानक रूप को देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसकी बगल में सो रहा उसका पति जाग गया और जागते ही उसे स्थिति समझते देर ना लगी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंबिका ने उस 50-55 साल की महिला को बालों से पकड़कर उठाया और फिर उसे ऐसे ही घसीटते हुए घर के आंगन में ले जाने लगी। अब तक अपने अपने कमरे में मौजूद उसके बेटे और बहू भी जाग चुके थे और वे उनकी तरफ ही आ रहे थे कि इतने में ही सामने से ही अपनी माँ को अंबिका के साथ यूं आता देखकर एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गईं। अंबिका ने अपने सामने खड़े उसके बड़े बेटे को एक और धक्का दिया और बाकी के लोग अपने आप ही डर के मारे इधर उधर हो गए। अब अंबिका उस औरत को लेकर घर के आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उस महिला की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके वह महिला अपनी कांपती आवाज में बोली, अंबिका बेटी, मैंने तो अपनी बहू के किसी बच्चे को नहीं मारा, फिर मुझे सजा क्यों? अंबिका गुस्से में बोली, उस दिन जब मेरे ससुराल वाले मुझे मार रहे थे तो तुम वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। वो जो मेरी मदद करने आगे आया था उसे भी तूने रोक दिया, जिससे मेरी मौत हो गई, और अब तुम भी ऐसे ही मरोगी। अंबिका के इतना कहते ही अंबिका ने तेजी से उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर वहां से गायब हो गई। उस औरत के घर वाले फटी फटी आंखों से यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी इसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंबिका के जाते ही वह सारे लोग उसके पास आए, लेकिन तब तक वह महिला मर चुकी थी। ये बात गांव में आग की लपटों की तरह फैल गई और अब सारे लोग अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठे। उन सभी के मन में डर बैठ गया कि पता नहीं कब अंबिका वहां आकर उन्हें मौत की नींद सुला दे। अब वो लोग पूरी जिंदगी तो ऐसे डर के साए में नहीं रह सकते थे और ना ही यह गांव छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका कोई स्थायी समाधान करना चाहिए। इसके लिए उन सब ने मिलकर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि अंबिका की आत्मा को काबू किया जा सके। अगले दिन जहां कुछ लोग उस औरत का अंतिम संस्कार करने में लगे थे, वहीं कुछ लोग किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास आकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब तांत्रिक ने बोला, यह तो गलत बात है। अगर बदला लेना है तो अपने ससुराल वालों से ले जो उसके मौत के जिम्मेदार हैं। पूरे गांव से बदला लेना यह तो गलत है। तुम चलो, आज उस आत्मा को मैं बताता हूं। और फिर सारे लोग उस तांत्रिक के साथ वापस गांव आ गए। अभी रात नहीं हुई थी, इसलिए वह तांत्रिक कुछ देर वहीं रहा, क्योंकि अंबिका की आत्मा अक्सर रात में ही दिखाई देती थी।
रात होते ही उस तांत्रिक ने गांव की चौपाल पर खड़े होकर कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे उस मंत्रोच्चारण से वहां का वातावरण थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा और फिर कुछ ही देर में अंबिका वहां प्रकट हुई। वहां आते ही अंबिका बोली, क्या बात है तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? वह तांत्रिक गुस्से में बोला, तुझसे इन गांव वालों की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ आना ही था। बता कि इनके पीछे क्यों पड़ी है। अगर तेरी दुश्मनी तेरे ससुराल वाले से थी तो तूने अपने पति और सास को खत्म कर दिया है। अब यहाँ इन लोगों को क्यों मारे जा रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अंबिका चेहरे पर सपाट भाव लिए बोली, तू बड़ा आया इनकी तरफदारी करने वाला। अरे एक बार इनसे पूछ कि मैं इनके पीछे क्यों पड़ी हूं। आज इन सभी लोगों की गलती की वजह से चुड़ैल बन गई हूं और अब मैं ना ही मुक्त हो पा रही हूं, ना ही पुनर्जन्म ले पा रही हूं। और अब यह मेरी तरह किसी और औरत को भी चुड़ैल बनाना चाहते हैं। यह मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए उससे पहले ही मैं फसाद की जड़ को खत्म कर दूंगी। जो भी इस तरह का नीच काम करेगा मैं उन सबको मार डालूंगी। और ये सारे गांव वाले नीच हैं। इन सभी के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं और अब इससे पहले कि ये लोग और बच्चों की जानें लें, इनका मर जाना ही सही है। यह सुनकर उस तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है। उसने अपने पास ही मौजूद एक गांव के आदमी से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो आदमी बोला, वह बात बताना जरूरी नहीं थी, जरूरी तो यही थी है। ये हमें ऐसे परेशान कर रही है। अब हम मुद्दे की बात ही बताएंगे ना। अब इससे पहले कि तांत्रिक कुछ बोलता, अंबिका ने उस आदमी की गर्दन दबोच ली और कहा, देख रहे हो तांत्रिक, यहाँ पर अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की जगह मुझे ही गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। अब बताओ, ऐसे लोगों के साथ क्या गलत कर रही हूं मैं, जिन्हें मासूम बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं? तो बताओ, उनकी जान की फिक्र क्यों करनी चाहिए? तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं बेटी, लेकिन अब तुम भी समझो, इन लोगों को मारकर तुम कितने लोगों की बुढ़ापे की लाठी छीन रही हो। इसीलिए इन्हें माफ कर दो। अगर आज के बाद इन लोगों में से दोबारा से कोई ऐसी हरकत करें तो तुम्हें जो सजा देनी है दे देना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। ये मेरा तांत्रिक भूप का वादा है। ये सुनकर अंबिका ने उसे छोड़ दिया और कहा, ठीक है, अगर मुझे दोबारा से कुछ ऐसा सुनाई दिया तो मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं भी वादा करती हूं कि मेरी तरफ से कभी पहल नहीं होगी। ये बोलकर अंबिका वहां से गायब हो गई। फिर उस तांत्रिक ने गांव के सभी लोगों से कहा, ये अब तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम इसको नहीं छेड़ोगे। तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि यह तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग ऐसा कोई काम ना करो जिससे ये आत्मा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अब कोई ऐसी हरकत की तो फिर इस बार अंबिका को रोकना मेरे लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि अंबिका बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन चुकी है। ये बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला गया। वहीं गांव के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि चलो अभी उनका अंबिका से फाइनली पीछा छूट गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंबिका की नज़र अभी उन पर ही थी। अगर उन्होंने कोई गलती दोबारा की तो फिर अंबिका की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ेगी। खैर, गांव के लोग भी इस बात का सख्ती से पालन कर रहे थे। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे, जिस वजह से अंबिका की आत्मा ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव में पहले की तरह खुशहाली आ गई थी। लेकिन यह खुशहाली वहां पर रुक गई जब किसी ने अंबिका को दोबारा से जगा दिया। इस बात को अब तक 3-4 साल पूरे हो चुके थे और अब गांव के कई लोगों को लग रहा था कि शायद अंबिका अब उन्हें परेशान ना करें। इसीलिए गांव में एक परिवार जो कि नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो महिला जो होने वाले बच्चे की दादी थी, थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वो लड़का चाहती थी और अगर आने वाला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हुई तो। ये सब सोचकर वो काफी परेशान थी। इसलिए वो अपने बेटे से बोली, अगर लड़की हो गई तो उसकी शादी ब्याह में बहुत दहेज देना पड़ेगा। अरे कहाँ से लाएंगे सब? लड़का बोला, मैं काम रहा हूं, अपने बच्चे कैसे पालने हैं वो मैं कर लूंगा, और शादी का क्या है, आपने भी तो दीदी की शादी करवाई ही है।
तब तो आपने नहीं सोचा, और अब मेरा बच्चा आने वाला है तो उसके बारे में आपको यह सब सूझ रहा है। तब उसकी माँ गुस्से में बोली, अरे तुम लोगों के टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी। जितनी हमारी ज़मीन में होता था उससे हम सब का खर्चा आसानी से चल जाता था। लेकिन अब महंगाई भी तो देख। इस महंगाई के ज़माने में बच्चे को पालना तक मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर तेरे लड़की हो गई तो उसका दहेज का जुगाड़ करना होगा, वो अलग। और अगर उसकी शादी से पहले ही कोई ऊंच नीच हो गई तो तब हम क्या करेंगे? उनका बेटा बोला, तब की तब देखेंगे, और मैं अपनी बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छे से करूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी आप चाहती क्या है कि मैं लड़की होने पर उसे मार डालूं? आपको पता है ना अंबिका भाभी की आत्मा ने क्या कहा था, अगर हमने कुछ किया और उनका प्रकोप फिर से हमारे ऊपर बरस पड़ा तो। इसलिए भलाई इसी में है कि जो हो बेटा या बेटी उसे सहर्ष स्वीकार करो। उसकी माँ बोली, अरे वो अंबिका की आत्मा अब तक तो यहाँ से चली गई होगी। उसका बेटा बोला, जाए तो जाए, लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं मारने वाला। उनको पैदा मैं कर रहा हूँ तो पालूंगा भी मैं ही। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी माँ पोती बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसके मन में एक भयानक योजना ने घर कर लिया था। कुछ महीने बाद उसकी बहू ने 2 सुंदर स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों बच्चों को देखकर दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हुए कि चलो परिवार पूरा हो गया। लेकिन उसकी सास उस लड़की के आने से खुश नहीं थी। वह कैसे भी करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उसने इसके लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि बच्ची को कोई जहरीली चीज़ चटा देगी, लेकिन वो ये काम दिन में करेगी, क्योंकि अंबिका की आत्मा रात के समय ही परेशान करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करती, अंबिका की आत्मा वहाँ आ गई। सब लोग फटी फटी आंखों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब अगले ही पल अंबिका ने उस औरत के बाल पकड़े और फिर उसे घसीसटे हुए घर के आंगन में ले आई। वहां जाकर वो अपनी भयानक आवाज में बोली, मैंने कहा था कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर उसका बेटा घबराते हुए बोला, भाभी, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आप क्यों हमें परेशान कर रही हो? अंबिका गुस्से में बोली, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ये माँ तो जहर मिला दूध उस बच्ची को पिलाने जा रही थी ना। ये सुनकर वो सारे लोग गुस्से में उस महिला को घूरने लगे। वो महिला आंखें नीची करके खड़ी थी। तभी अंबिका बोली, जिसे दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसे जीने का कोई हक नहीं है। अंबिका के ऐसा बोलते ही वही दूध की बोतल जिसमें जहर मिला हुआ था, हवा में ही उड़ते हुए अंबिका के हाथों में आ गया। फिर अंबिका ने ज्यादा समय न लगाते हुए वह बोतल उस महिला के मुंह में ठूंस दी और तब तक उसे पकड़े रखा जब तक यह सारा दूध उस महिला के पेट में ना चला गया। ऐसा होते हुए महिला काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। अंबिका गुस्से में बोली, और उस बच्ची का क्या, जिसे तुम मारने जा रही थी? उसे भी तो उतनी ही तकलीफ होती। ये सुनकर उसका बेटा घबराते हुए बोला, इसे छोड़ दो भाभी, आगे से ये ऐसा नहीं करेंगी। इस पर अंबिका ने कुछ न कहा और उसने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक कि जहर ने अपना असर ना दिखा दिया, और फिर कुछ ही देर में वह महिला जमीन पर गिर पड़ी और कुछ देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। ऐसा होते ही अंबिका वहां से गायब हो गई। वहीं उस घर में उस समय उनके पड़ोस के लोग भी आए हुए थे। अंबिका के गायब होते ही वो सारे लोग भी अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। लेकिन कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में आग की लपटों की तरह फैल गई थी, और अब उन्हें पता था कि अंबिका का कहर इस पूरे गांव पर टूट सकता था। ये सुनकर वो सारे दौड़कर दोबारा से उस तांत्रिक के पास आए और उसे सारी बात बताई। इससे तांत्रिक को काफी गुस्सा आया और वो बोला, जब मैंने तुम लोगों को बोला था कि दोबारा से ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, फिर यह सब कैसे हुआ? गांव का मुखिया बोला, बाबा जी, हमने तो इसका पूरा ख्याल रखा था, लेकिन अब गांव के ही कुछ बेवकूफ लोग नहीं माने तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? अब एक की गलती की सजा पूरे गांव को देना तो सही नहीं होगा ना, इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए।
तांत्रिक को उस मुखिया की बात सही लगी और फिर कुछ देर बाद वह कुछ सोचकर बोला, इसका अब एक ही रास्ता है। हमें अंबिका की आत्मा को इस चक्र से मुक्त करना होगा, और यह तभी मुमकिन है जब वो खुद चाहे, और उसके लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा। जैसा मैं कहूं वैसा करो। अंबिका आज रात में दोबारा से शिकार करने के लिए निकलेगी और फिर किसी न किसी को गांव की चौपाल पर लेकर आएगी। वह चौपाल पर इसलिए लेकर आती है ताकि सभी के सामने उसे सजा देकर सभी लोगों के मन में एक भय पैदा कर सके। गांव वाले उसके लिए मान गए और फिर वह लोग वहां से चले गए। आधी रात को अंबिका दोबारा से गांव में घूमकर अपने अगले शिकार को देखने लगी। इसी दौरान अंबिका एक घर में घुसी और फिर वहां से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आने लगीं। अंबिका उस घर में से एक आदमी को घसीटते हुए घर से बाहर की ओर लाने लगी कि तभी अचानक से वही तांत्रिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर अंबिका गुस्से में बोली, अब तू मुझे रोकने क्यों आया है तांत्रिक? क्या तू भूल गया कि हमारे बीच क्या तय हुआ था? तांत्रिक बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूं बेटी। मैं यहाँ तुम्हारे काम में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। इन जैसे लोगों की वजह से तुम क्यों दर दर भटको? तुम्हें भी तो आखिर हक है दोबारा से जीवन जीने का। ये सुनकर अंबिका गुस्से में बोली, मुझे सब पता है तांत्रिक, तू मुझे मुक्ति दिलाकर इन सबको मेरे प्रकोप से बचाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इन सभी को मार डालूंगी। इतने में ही उसे एक जानी पहचानी आवाज आई, अंबिका बेटी। वो आवाज सुनकर अंबिका आवाज की दिशा में मुड़ी तो पाया कि वहां पर उसकी माँ गांव के कुछ लोगों के साथ खड़ी थी, जो उसे भरी हुई आंखों से देख रही थी। अपनी माँ को देखकर अंबिका के चेहरे के भाव बदले। उसकी माँ अंबिका के पास आई और आंखों में आंसू लिए बोली, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है मेरी बच्ची? अगर तुझे कोई परेशानी थी तो मुझे बोलती, मैं तुझे इस नर्क से ले जाती। कहते हुए अंबिका की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को यूं रोता देखकर अंबिका उस आदमी को छोड़ देती है। अंबिका से छूटकर वो आदमी सीधा बाबा के पीछे जा छिपा। अब अंबिका कुछ बोलती इससे पहले ही तांत्रिक बोला, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया वो लोग एक ही झटके में मरकर दोबारा जन्म पा चुके हैं, लेकिन उनके किए की सजा मरने के बाद भी तुम भोग रही हो। इन लोगों ने अपना सबक सीख लिया है। तुम्हारे इस कदम से 100 में से अगर 50 लोग भी सुधरे हैं तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अंबिका। इसलिए अब ये सब यहीं खत्म कर तुम भी मुक्ति पाओ। अंबिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अगले ही दिन तांत्रिक ने एक बड़ी सी तांत्रिक क्रिया की, जो कि लगभग सुबह तक चली। वो क्रिया पूरी होते ही अंबिका जीवन मरण के इस चक्र से आजाद हो गई। क्रिया पूरी होने के बाद वो तांत्रिक बोला, अंबिका अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो ऐसी ही ना जाने कितनी ही अंबिका यहाँ खड़ी हो जाएंगी और फिर यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मेरा काम था तुम सभी लोगों को समझाना, बाकी खुद जानो। ये बोलकर वह तांत्रिक तो वहां से चला गया, लेकिन उसने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स, आज के समय तो उस गांव में अब इस तरह की घटना ना के बराबर ही रह गई है, लेकिन ये आज भी है, क्योंकि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना हमारे नहीं बल्कि समाज के खुद के हाथ में है। सरकार भले ही बड़े से बड़े कानून ले आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी ये सब देखने को मिल जाता है, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो शायद दूसरी अंबिका के आने में भी समय नहीं लगेगा। हालांकि शहरों के अंदर आज इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन जब मैं खुद ही अंदर अंदर सोचती हूँ कि उस समय लड़कियों को ऐसे ही पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाता था, तो मेरी आत्मा अंदर से सिहर उठती है कि आखिर लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। कोई बाप अपनी ही बेटे का अपने ही हाथों से गलत कैसे घोंट सकता है। छी, सोचकर भी घिन आती है, लेकिन क्या करे, हमारा समाज ही ऐसा है। हमारी सड़ी हुई मानसिकता ऐसी है कि जो ये बताती है कि एक बेटा ही होता है जो परिवार के वंश को आगे बढ़ा सकता है। अरे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आज के समय तो जहां लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सक्सेस हो रही है। खैर, अब जैसे जैसे एजुकेशन फैलती जा रही है तो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अब बहुत ही कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन गांव के अंदर अभी भी लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता बैठी हुई है।
तो चलिए मैं जाती हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी की तलाश करने। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मुझे और भी ज़बरदस्त स्टोरी मिले ताकि आपका पूरा एंजॉयमेंट हो सके।